देखिए, पहले को देखा हमने, फिर दूसरे को देखा तो हमें पता चला कि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, फिर तीसरे को देखा तो मुझे पता चला कि पहले और दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, कंबाइन किया गया है, तो ये और फिर डायरेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक बस के अंदर तीन मुसाफिर हैं, उसमें से कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया? मीथाइल कार्बोकेटाइन। अगर मीथाइल वहां पे ना हो तो फिर आपका आंसर क्या होगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये रिएक्टिविटी कार्डर है और ये इनकी स्टेबिलिटी कार्डर है। इसके ऊपर एएफएनएस और एएमसी में तकरीबन लास्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है एएफएनएस के ऊपर होने वाला है। आज के लेक्चर में हम एएफएनएस 2025 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन डेट के एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी और आप लोगों के इनिशियल टेस्ट कब होंगे। इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न क्या है, आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा। इसके साथ मैं लास्ट ईयर का पास्ट पेपर भी आपको सॉल्व करके इस वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और हमने उसकी तैयारी कैसे करनी है। और हमारे जो पेड कोर्सेज है, टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज, और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेज है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा कि हम अपनी ऑनलाइन तैयारी की क्लासेस कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर 2024 का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखाया है। 2024 में आप अगर देखें तो 2 जुलाई को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और ये 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन थी और फिर तकरीबन आपके पास इस दौरान अगस्त में टेस्ट भी स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है ये लास्ट ईयर जुलाई में आया था, लेकिन इस बार जून में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आर्मी के अंदर जितने भी कोर्सेज अभी आ रहे हैं तो वो अपने टाइम से 1 महीना पहले आ रहे हैं, 10 से 15 दिन पहले आ रहे हैं। तो अभी जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट है वो आप लोगों का आएगा 15 जून। ठीक है, 15 जून को आप लोगों की इनिशियल टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो आप लोगों के इनिशियल टेस्ट होंगे तो तकरीबन 15 जुलाई से आप लोगों के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे एएफएनएस के। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी और अपनी प्रिपरेशन 15 जून के हिसाब से कर ले। और अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं या हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हम 2 से 3 दिन में अपना न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जून तक तमाम तैयारी करवाएंगे। ए टू जेड आपको कोर्स कवर करके देंगे और टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। आप हमारे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हम आपको तरीकेकार भी बताएंगे कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और सेंटर भी आपको बताएंगे कि आप लोगों ने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी टेस्ट के पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको बताता जाऊं तो आपके टेस्ट के अंदर बेसिकली 3 चीजें इंक्लूडेड है। यहां पर मैं सारे आपको बता देता हूं। देखें, आपके टेस्ट के अंदर होंगे वर्बल 84 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। आपके एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और पर्सनालिटी टेस्ट के 150 क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं और आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा और एमसीक्यूज की फॉर्म में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम चेक करें तो वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, टाइम काफी कम है। तो अभी इसमें आप लोगों ने कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। जो हमारी क्लासेस है या जो हमारे नोट्स है तो उसके अंदर यही शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको सिखाते हैं। इस वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम आपको ट्रिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। क्योंकि देखिए, सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, बल्कि टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने हैं। 90% से ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं टेस्ट में, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तकरीबन हमारे टोटल 15 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, जिनका मेडिकल सब कुछ क्लियर हो चुका है और टोटल हमारी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक वर्बल नॉन वर्बल से रिलेटेड। तो हम आपको जो क्लासेस देंगे, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसी से आपका सारा के सारा आएगा। टोटल 250 क्वेश्चंस हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे और उसी से आपका सारा टेस्ट आएगा। एकेडमिक में आपका एफएससी कोर्स इंक्लूडेड। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस है और 30 मिनट्स का टाइम है। अगर आप अपने एफएससी के बुक्स में देखें, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बुक्स में देखें तो 100 से ज्यादा चैप्टर्स बनते हैं। तो 100 चैप्टर्स 50 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना ये कोई अकलमंदी की बात तो नहीं है ना। आप उसको कवर नहीं कर सकते और इनकेस अगर आप कवर कर भी लेते तो आपको क्या पता कि क्वेश्चन वहां से कैसे आएगा। तो हम आपको बेहतरीन नोट्स देंगे जिसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट एरियाज को हमने कवर किया। अगर आप वो कर लेते तो आपका टेस्ट 90% से ज्यादा मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में भी मैं अभी आपको वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के क्वेश्चंस टीच करवाऊंगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट के 150 स्टेटमेंट्स होते हैं और आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रहनुमाई पहुंच सके। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट आउट डिफरेंट
फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा मुख्तलिफ सेंटर्स में रिपीट हो चुका है। ASRC रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, पेशावर, तमाम सेंटर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से आप लोगों ने बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अगर तीन आप देख ले, रेक्टेंगल, तो देखिए ये इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये आपके पास फिर है स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर होता है, और ये आपके पास ट्राइंगल। ये तीन जो आपको नजर आ रहे हैं ये शेप से, और जबकि एक आपके पास एंगल है। अभी ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एंगल है। तो तीन इसमें आपके पास शेप से, और जो पहला वाला है ये आपके पास एंगल है, यानी आपको डायरेक्शन शो करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया? एंगल हो गया ना, क्योंकि बाकी तीनों तो शेप से, जबकि एंगल किसी भी दो साइड्स के दरमियान, एडजेसेंट साइड्स के दरमियान आपको एक डायरेक्शन शो करता है। तो ये एंगल इसमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया है, आप वो वीडियो ध्यान से देखिए। ये मैंने सॉल्व किया है वहां पर। इसके 7 डिफरेंट टाइप्स है जो मुख्तलिफ तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपकी इनिशियल टेस्ट में, जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया हो, जिस तरह देखिए यहाँ पर यस्टरडे क्या है? मंडे, और डे आफ्टर टुमारो आपसे मांगा गया हो, तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। अभी देखिए यस्टरडे को आपके पास कौन सा दिन है? मंडे। आप मंडे के साथ 3 दिन जमा कर ले। तो अगर आप मंडे के साथ एक दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा ट्यूसडे, अगर दूसरा दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा वेडनेसडे, और अगर तीसरा दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा थर्सडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया +3 रूल। ये +3 आप लोगों ने याद रखना है। कैलेंडर के तकरीबन कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के 7 डिफरेंट टाइप्स है, और ये सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर और अपने क्लासेस के अंदर कवर किए हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन है। नॉन नॉर्मल के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताते जाऊँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना हो, सबसे पहला रूल क्या है? आपने क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। आपने क्वेश्चन को ऐसा स्टडी करना है, कभी ऐसा ना करें कि पहले आप ये रीड करें, फिर ये रीड करें, फिर ये रीड करें। अगर इस तरह से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। रूल यही है कि आप लोगों ने ऐसे हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है। तो पहला रूल क्या है? हॉरिजॉन्टल। आप लोगों ने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्टडी करना है, कभी भी वर्टिकली स्टडी ना करें। दूसरा क्या है? आप लोगों ने चेंज को डिटेक्ट करना होता है। अभी देखें, अगर मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ तो मैंने ये देखना है कि क्या चेंज आया है इसमें, और फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ तो मैंने ये देखना है कि अभी क्या चेंज आया है। आप लोगों ने चेंज को देखना है, और फिर आप लोगों ने डायरेक्शन को देखना है कि लेट सपोज जो चेंज आ रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला रूल मैंने क्या बताया? हमने इस लाइन को स्टडी करना है, पहले वाले को, ठीक है। अभी इसमें क्या किया गया है? ये वाला शेप है तो इसको रोटेट किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको रोटेट किया गया है ना, कैसे? इस तरह से रोटेट किया गया, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया गया है? इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाया गया है। लेट सपोज ये वाला शेप है तो ये यहाँ पे आ गया है, और ये वाला शेप है ये यहाँ पे आ गया, तो ये शेप आपके पास बन गया। ये बात तो हमें क्लियर है। इट मीन्स कि दूसरे वाले में शेप को रोटेट किया गया है, क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, इस तरह से रोटेट किया गया है। क्योंकि देखिए पहले में इस तरह से है ना, तो दूसरे में इसको रोटेट किया गया, तो ये देखिए इस तरह से रोटेट हुए, तो देखिए इस तरह से बन गया है। तो पहले में आपको जो दूसरा शेप चेंज है उसमें रोटेशन होगी, और तीसरे में पहले और दूसरे को कंबाइन किया गया है। टाइम बचाने के लिए ये दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पे आ जाए तो देखें, यहाँ पे भी सेम रूल है। दूसरे वाले में पहले शेप को क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। अभी तीसरे में हमने क्या करना है? इस वाले को उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो देखिए मैं बना लेता हूँ। लेट सपोज अगर मैं ये बना लूँ यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ये बनाऊँ तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला शेप। तो इट मीन्स कि मेरा शेप कुछ इस तरह से आएगा ना, मेरा शेप कुछ इस तरह से आएगा ना, कुछ इस तरह से मेरा शेप आएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर आपका शेप कौन सा बनता है? ये वाला आपका शेप बनता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को स्टडी करना है। पहले हमने हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, चेंज को देखना है कि चेंज किस तरीके से, जिस तरह यहाँ पर देखिए पहले को देखा हमने, फिर दूसरे को देखा तो हमें पता चला कि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। फिर तीसरे को देखा तो मुझे पता चला कि पहले और दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, कंबाइन किया गया है। तो ये, और फिर डायरेक्शन, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक बस के अंदर 3 मुसाफिर हैं, उसमें से 2/3 जो है ओ मैन है। आप बताएं कि परसेंटेज ऑफ वोमेन कितनी होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें आपसे परसेंटेज या पार्ट्स का पूछा गया हो, इस तरह यहाँ पर देखिए मैन और वोमेन, इनको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है? देखिए टोटल पैसेंजर्स कितने हैं? 30 आपके पास टोटल पैसेंजर्स हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है। अभी देखिए इसके टोटल शेयर्स कितने हैं? शेयर्स कितने हैं टोटल? यहाँ पर देखिए 3 शेयर्स है ना, 2/3 मीन्स 3 में से 2 हिस्से, तो इट मीन्स के टोटल शेयर्स कितने हैं? 3। तो अभी हमने क्या करना है? एक शेयर की कीमत मालूम करनी है, एक शेयर की। तो देखिए 30 को मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। इट मीन्स के एक हिस्सा मेरे पास कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। अब यहां पर देखिए 2/3, इट मीन्स के 3 में से 2 हिस्से,
तो अगर ये दो हिस्से, तो दो हिस्से कितने के बराबर हो जाएगा 20 के। इट मींस के 20 मेरे पास मैन है और वुमेन कितने हो गए 10। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने परसेंटेज मालूम करना है, अभी परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है। परसेंटेज अभी देखिए डियर स्टूडेंट, परसेंटेज के बहुत लंबे चौड़े तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको इजी करके समझा देता हूँ। ये टोटल मेरे पास क्या है 30, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है 10, 10 और 10 में, ऐसे ही है ना, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आपके पास अगर 30 टोटल 100% बनता है तो हर एक हिस्सा जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया ये कितना बनेगा 33.3% बनेगा ना। ये भी 33.3%, ये भी 33.3% और ये भी 33.3%। तो आप मुझे बताए वुमेन टोटल कितने 10, तो उनका परसेंटेज कितना होगा 33.3%। मेल कितने हैं 20, तो उनका परसेंटेज कितना होगा, इन दोनों को जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 66.6%। तो अगर आपसे पूछे कि वुमेन का परसेंटेज कितना है तो 33.3%, और अगर आपसे पूछे कि मैन का परसेंटेज कितना है तो 66.6%। ये हमने इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करनी है। बाकी परसेंटेज का अपना तरीका है लंबा चौड़ा, लेकिन वो आपके ना वहाँ पे काम आएगा और वहाँ पे वो आपका टाइम जाया करेगा, क्योंकि वो कैलकुलेटर वो चीज़ उसमें अलाउड होती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने शेयर मालूम करना है एक वैल्यू की, फिर अगर लेट सपोज यहाँ पर इनकी 2 है तो 2 का भी आपको पता चल गया, इनका 1 है तो 1 का भी आपको पता चल गया, फिर परसेंटेज मालूम करना इंतहाई आसान है। आगे मैं आपको परसेंटेज के और भी तरीके बताऊंगा, और परसेंटेज के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई अपने पेड कोर्स के अंदर हमारी अवेलेबल है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं परसेंटेज के, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर ट्रिक्स भी मैंने सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी देखें इस तरह से हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन को रोटेट किया गया है, पहले किस तरह क्लॉकवाइज क्वेश्चन को रोटेट किया गया है, और इसमें क्या किया गया है, ये वाला शेप कैसे बना है, इसमें ऐसे किया गया है कि इस शेप को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है, और जो कॉमन लाइंस है, जो इन दोनों के अंदर एक जैसे लाइंस हैं, उनको हटाया गया है। जिस तरह देखिए, अगर मैं लेट सपोज ये वाला शेप यहाँ पे बनाऊं तो देखिए ये वाला शेप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला बन जाएगा। तो देखिए जो लाइंस इसके अंदर सेम है, ये वाला दोनों के अंदर है ना ये वाले लाइंस, तो ये रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा। ये दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टाइम को बचाना है। अभी हमने क्या करना है, इस शेप को उठाए, इसके ऊपर रखे, जो दोनों के अंदर कॉमन लाइंस है, एक जैसे लाइंस है, उनको हटाए। इस तरह देखिए ये वाला लाइन इसके अंदर भी है ना, तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली इस तरह का शेप आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 1/10 ऑफ 120 मालूम करना है और फिर उसका क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर किसे कहते हैं 1/4 को, ठीक है, 1/4 को क्वार्टर कहते हैं, या इसको इवन 25% भी कहते हैं, ठीक है। 25% या 1/4 एक ही चीज है। 1/10 को 10% भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 10% मालूम करे या 1/10 मालूम करे तो इसका एक ही मतलब है। अभी हमने नंबर हमारे पास क्या है 120, 120 का पहले हमने क्या मालूम करना है 1/10 या 10%, चूंकि दोनों सेम चीज है। देखिए डियर स्टूडेंट, 120 को तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना 120.0, बात तो एक ही है ना। अगर हमने किसी भी नंबर का 1/10 मालूम करना है या 10% मालूम करना है तो मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को सिंपली आप शिफ्ट करें यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा 12.0, तब ये जो 12 है मेरे पास या 12.0 ये मेरे पास 1/10 आप 120 है या 10% आप 120 है, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अभी मैंने क्या करना है, क्वार्टर मालूम करना है, तो क्वार्टर मालूम करने के लिए सिंपली बस मैं इसको 4 के ऊपर डिवाइड करूंगा, तो 4 3 are 12, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस के दो हिस्से हैं, पहले आपने क्या करना है 1/10 मालूम करना है या 10% मालूम करना है, दोनों एक ही चीज है। कैसे मालूम करना है, आपने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, फिर आपने क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर किसे कहते हैं 1/4 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1/3 ऑफ 1/10, इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120, इस तरह से भी आपको बताया जाता है। तो अगर 1/3 आपने आपसे मांगा गया तो सिंपली आपने 1/3 के ऊपर डिवाइड करना है। पहले आपने 1/10 या 10% मालूम कर लिया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12, फिर आपने 3 के ऊपर डिवाइड कर लिया तो 3 4 12, तो फिर हमारे पास 4 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को आपने हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है ऐसे। अच्छा अभी देखें पहले शेप में दूसरे शेप में, अच्छा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना जिसमें अगर आप देखोगे तो पहले और दूसरे में आपको चेंज का पता नहीं चलेगा कि कैसे आए। फिर आपने ये आखिरी को देखना है कि आखिरी क्वेश्चन इन दोनों से कैसे बना है, इन दोनों से कैसे बने, इनको जमा किया गया है, माइनस किया गया है, क्या हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं देख लूँ ना तो यहाँ पे इस वाले शेप को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है और जो कॉमन लाइंस हैं उनको हटाया गया है। अभी देखिए कॉमन लाइंस दोनों के अंदर क्या है, ये वाला कॉमन लाइन है ना, ये वाला, तो ये वाला लाइन हटाया गया है, बाकी लाइंस छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर इसको तो मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि मैंने टाइम बचाना है। अभी इसमें भी मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन लाइन कौन सा है, ये वाला कॉमन लाइन है ना, ये वाला सिर्फ कॉमन लाइन है, बाकी तो और कोई कॉमन लाइन नहीं है ना। तो यहाँ पर मेरा शेप किस तरह से आएगा, इस तरह का होगा, ठीक है। उसमें दरमियान में एक लाइन होगा, क्योंकि ये लाइन तो यहाँ पे पड़ा रहेगा और ये वाला लाइन आ जाएगा मेरा, तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगा, बाकी ये नीचे जो लाइन है वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो अभी देखिए इसमें कौन सा वाला है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन।
कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। कार्बन के ऊपर जो प्लस साइन होता है इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्बोएनाइन कार्बन विद नेगेटिव, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। अभी देखिए दो तरह के कार्बोकेटाइन्स होते हैं, एक सबसे रिएक्टिव, एक सबसे स्टेबल। रिएक्टिव कौन सा होता है? जो जल्दी रिएक्शन करके स्टेबिलिटी गेन करे। और स्टेबल कौन सा होता है? जो इनर्ट होता है, जो रिएक्शन नहीं करता। और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी को लॉस करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो देखिए अभी यहां पर मैंने ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। आपसे नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और अगर आपसे पूछे कि द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन, तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया? मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर मिथाइल वहां पे ना हो तो फिर आपका आंसर क्या होगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है और ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसके ऊपर AFNS और AMC में तकरीबन लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें एग्जांपल्स भी दिए जाते थे। ये वाला एग्जांपल भी दिया गया था कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये आगे मैंने एग्जाम यहाँ पर दिया है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी दिया गया था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन कौन सा है? डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास आपके AFNS इनिशियल टेस्ट के 4 सेट्स हैं नोट्स के, ठीक है। इसमें हम आपको वर्बल देंगे ट्रिक्स, जिस तरह इस वीडियो के अंदर हमने आपको वर्बल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए, नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए। इसी तरीके से हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लेक्चर्स देंगे, और अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपका सारा के सारा पोर्शन उससे कवर हो जाएगा। इसी तरीके से नॉन वर्बल के ट्रिक्स देंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो आपके टेस्ट के लिए मोर देन इनफ है। इसी तरीके से हम आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, उसको करने से आपका एकेडमिक पोर्शन कवर हो जाएगा, और आपको अपने FSC करने की जरूरत नहीं है, FSC बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर तो 100 से ज्यादा चैप्टर्स है और अभी टाइम इतना नहीं है कि आप उसको कवर कर सके। तो हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देने है उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। पास पेपर्स भी देंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने पास पेपर्स आपको सॉल्व किए, तो पास पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आप उसी तरीके से अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेंगे वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स, जिसके अंदर हमने ट्रिक्स पढ़ाई। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वर्बल नॉन वर्बल सॉल्व करवाई, इसी तरीके से आसान अल्फाज में हमने वर्बल और नॉन वर्बल को कवर किया है। आपको वर्बल के नोट्स देंगे, नॉन वर्बल के नोट्स देंगे, कंप्लीट एकेडमिक आपके साथ कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये नोट्स जो है सेंटर मुताबिक होंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर आपने रावलपिंडी से टेस्ट देना है तो हम आपको रावलपिंडी के मुताबिक नोट्स देंगे, अगर आपने लाहौर से टेस्ट देना है तो हम आपको लाहौर के मुताबिक नोट्स देंगे, और अगर आप पेशावर से है तो हम आपको पेशावर सेंटर के मुताबिक नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सेलेक्टेड नोट्स का क्या फायदा होता है? सेलेक्टेड नोट्स का फायदा ये होता है कि आपको कम से कम नोट्स मिले और हाई रीड नोट्स मिले, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर सके, क्योंकि डेटा जितना ज्यादा होगा तो उतना उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। 8000 इस कोर्स की फीस है, अभी हमने डिस्काउंटेड फी लगाया है, नॉर्मल फी इसकी ज्यादा है। पहले 50 स्टूडेंट्स को हम डिस्काउंट देंगे, आप जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये डिस्काउंटेड पैकेज मिल जाए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ये निमरा हमारी स्टूडेंट है, ये इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया था रावलपिंडी से। ये हमारे बारे में क्या कह रही है आप चेक कर सकते हैं। ये मलाइका हमारी स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर किया था। ये आयशा हमारी स्टूडेंट है, आप खुद इनके कमेंट्स चेक कर लीजिए, इनके टेस्ट के क्वेश्चंस भी इन्होंने अपने बताए हैं, और यही क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स वापस ही पर आकर हमें बताते हैं, इन्हीं को हमने सॉल्व किया है, इन्हीं टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ कवर होगा, 100% टेस्ट की गारंटी देंगे। और ये सारे हमारे स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं ये हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से ये देखिए, ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप चेक कर ले ये हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी AFNS की एकेडमी लाइन फोर्सेज एकेडमी है, और जो हम आपको तैयारी करवाएंगे, आपका टेस्ट सारा के सारा उसी से आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इनके एक्सपीरियंसेस है, ये भी हमारे स्टूडेंट्स से देखिए ये हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। आपके लेक्चर से बहुत हेल्प मिली, ठीक है। इसी तरीके से ये देखे समरीन, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर किया है, साफिया ने भी अपना टेस्ट क्लियर किया है, अक्सा ने भी अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। पाकिस्तान के तमाम सेंटर के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, और यही वाहिद एकेडमी है जो आपको सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाती है। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना होगा उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे। ये फातिमा हमारी स्टूडेंट है, ये नूर हमारी स्टूडेंट है, ये आयशा हमारी स्टूडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये कायनात हमारी स्टूडेंट फैसलाबाद से, ये भी आयशा हमारी स्टूडेंट, ये सकीना हमारी स्टूडेंट, ठीक है, पेशावर से। इसी तरीके से ये अलीज़े हमारी स्टूडेंट थी, ये DI खान से थी। इसी तरह जोया मुल्तान से थी, लाइबा हमारी स्टूडेंट है, ये रावलपिंडी से थी, ठीक है। तो ये अनुषा हमारी स्टूडेंट, सैरेश, इसी तरीके से हिना, ये आप चेक कर सकते हैं इनके कमेंट्स। और भी बहुत सारे, तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज़्यादा हमारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी कॉल
वेट करें, उनको कॉल लेटर्स मिल जाएंगे और उन्होंने फाइनल ज्वाइनिंग करनी है। सो अगर आप भी अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो आप जल्द से जल्द हमसे ये वाला टर्स्टी कार्बोकेटाइन है ना, तो डी आपका आंसर होगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। और अगर आप किसी पूछे कि मोस्ट रिएक्टिव, तो ये CH3+ आपके पास सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है। ऑफ गैल्वेनोमीटर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसका फार्मूला है C/NAB। C क्या है? C कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ द कॉइल है और B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये चीज है। अभी अगर आपसे पूछे कि आपने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को कैसे इंक्रीज करना है, तो अगर आप इन सब को इंक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और अगर आपसे पूछे जाए कि नेप के साथ आपने क्या करना है, चूंकि देखिए यहाँ पर तो इनका इनवर्स रिलेशन है ना, सेंसिटिविटी इस तरह से है ना, इस तरह से है ना। तो अगर आप इनकी वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी आपके पास इंक्रीज होगी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये है। लेकिन अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, तो इसमें इसको थोड़ा चेंज करके दिया गया था। उसमें आपको ऐसा करके दिया गया था कि NAB/C, इसके साथ आपने क्या करना है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो देखो डियर स्टूडेंट, नॉर्मल इक्वेशन तो इस तरह से है ना, अभी ये इक्वेशन उल्टा करके दिया गया है। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को इंक्रीज करते थे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होती थी। लेकिन चूंकि अभी तो ये इक्वेशन पूरा आपको चेंज करके दिया गया, उल्टा करके दिया गया है, तो आपने इसको डिक्रीज करना है, तब आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात, यहाँ पर मैंने आपको NAB का बताया कि अगर आप NAB को डिक्रीज करोगे तब आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पर भी एक ही चीज है, अगर आप NAB को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपके पास हो सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चीज, तो ये आपका हो गया मेकिंग इट्स मोर सेंसिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फिर ये स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सके। अभी सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का मतलब ये है कि ये कम से कम करंट को मेजर कर सके, और लेस सेंसिटिव जो छोटी बहुत करंट को मेजर ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड, मास ऑफ द कॉइल। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अभी मास ऑफ द कॉइल के ऊपर तो कोई इसका नहीं है ना, NAB पे डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो मास ऑफ द कॉइल के ऊपर तो ये डिपेंडेंट नहीं है ना। तो ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज। तो इसके भी ये बहुत सारे सिनोनिम्स है, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, रीजन, ठीक है। इसमें कौन सा पूछा गया था कि जस्टिफिकेशन, ये वाला आया था कि एक्सक्यूज का सिनोनिम क्या है। ऑप्शंस में जस्टिफिकेशन और अपोलॉजी थी, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एसिडिटी ऑर्डर, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आपने एसिडिटी के ऑर्डर को याद रखना है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्डर दिया है, फिर फिनोल है और फिर अल्कोहल है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, या वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 2024 में ये वाला ऑर्डर पूछा गया था कि मोस्ट एसिडिक, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जा सकता है, CH3COOH, इस तरह से कोई भी आपको दिया जा सकता है। तो ये नहीं कि बस सिर्फ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड याद हो और आपको ये पता ना हो कि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर रेजोनेंस होता है जो कि इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक ड्यू टू, तो आपका आंसर होगा रेजोनेंस। फिनोल क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, और ये क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो दोबारा से रिएक्शन करके, तो इसलिए ये इतने ज्यादा एसिडिक नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, विच कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था। इथेनॉल, फिनोल, एसिटिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये मीथेनॉल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि इथेनॉल, ये आपका असाइनमेंट है, मुझे आपने बताना है, और मीथेनॉल में कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये आपका असाइनमेंट है। इसी तरीके से आप लोग ये चेक कर ले कि एसिटिक एसिड में अगर आप कार्बन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसी तरीके से फिनोल के साथ अगर साइड ग्रुप्स अटैच होंगे तो आपके पास एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये आपका असाइनमेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि ही इज अ माइजर, ये आपको बताया गया है कि ये क्या है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी ब्रेकडाउन की हुई है। ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। ए आपके पास इनडिफिनिट आर्टिकल है और डिफिनिट क्या है, दी।
डेफिनेट आर्टिकल क्या है, दी, ठीक है। इसके बाद आपके पास मेजरली क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, या उसकी तारीफ तो नहीं कह सकते लेकिन उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद मैन है, मैन क्या, एक नाउन है, तो ये इसका ब्रेकडाउन है। तो जब भी इस तरह का आपको दिया जाए, आपने प्रैक्टिस में इस तरह की ब्रेकडाउन करनी है ताकि आपको पूरे सेंटेंस का पता हो कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसे देखें, ही इज़ वेरी गुड मैन, वेरी क्या है, तो देखिए ही इसके अंदर आपके पास क्या है, प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ कुछ ना कुछ चीज़ ऐड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसको, ठीक है। और ये गुड आपके पास क्या, ये एडजेक्टिव है, और बॉय आपके पास नाउन है। तक करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।